नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र चाहर आपके अपने चैनल आरएल देसी स्टडी रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग जानते हो मेरे साथियों कि आप लोगों का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है। जैसा कि जनवरी में स्टार्ट आप सब लोग जानते हो, तो हम लोगों से जितना हो पा रहा है हम वो आपकी ही तैयारी में कहीं न कहीं और उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैथ का मॉक का एनालिसिस आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। तो हम समय को बिना गवाए आपके सामने पहला क्वेश्चन है ही, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और वह कितनी स्पीड से भाग गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 पर सूचना दी गई, पुलिस को 15 मिनट बाद सूचना दी गई। तो पुलिस को चोर को 9 PM पर गिरफ्तार करना चाहती है। तो पुलिस की जीप की न्यूनतम चाल क्या होती? चाहती क्या, ये समझ लो कि 9 बजे वो गिरफ्तार करेगी तो क्या चाल रहेगी। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहां से यहां तक कहीं भी चोर भागा होगा और चोर ने चोरी की है 8:15 पर। कितने पर की है? 8:15 PM पर चोर ने चोरी की है। अब जब चोर ने चोरी की है तो किस समय की है? 8:15 पर। क्लियर है ना? अब वो पुलिस को मालूम पड़ा, ये तो चोर हो गया यहां, ये पुलिस को मालूम पड़ा है 8:30 पर और पकड़ना इसे 9 बजे है। कितना? 9। क्लियर है ना? 9 बजे। तो 9 बजे ये यहां से पहुंचेंगे और चोर भी यहां से यहां पहुंच गया होगा। कहने का मतलब यह है कि दूरी तो सेम रही होगी, लेकिन जो समय है वो आप लोग देख सकते हो। इसमें अब क्या है, इसमें बात एक इंपोर्टेंट ये है कि आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये समय, अब चोर की जो स्पीड है या चाल है वो इसमें दी गई है। वो कितनी दी गई है? तो आप देख रहे हो कि 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है। क्लियर है ना? अब हमें पुलिस की जीप की स्पीड चेक करनी है कि कितनी थी। अब देखो इसे, अब चोर यहां से यहां तक गया तो आप लोग देख रहे हो कि 8:15 से 9 तक कितनी मिनट होती है? 45 मिनट। क्लियर है ना? इसे हम घंटे में चेंज कर सकते हैं, तो 45/60। क्लियर है ना? तो 15 की 45 और 15 तक 60, इतना घंटा लगेगा चोर को यहां से 9 बजे तक पहुंचने में। अब ये दूरी कितनी तय कर लेगा चोर? तो दूरी जो चोर तय करेगा, दूरी बराबर आप सब लोग जानते हो समय इंटू चाल। क्लियर है ना? समय कितना लग रहा है? 3/4 और चाल कितनी है? 60। क्लियर है? तो इससे आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 से 1 और 2, 4 पंजा 20। क्लियर है ना? तो ये दूरी कितनी तय कर लेगा? 45 किलोमीटर की। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, 45 किलो। अब पुलिस आप लोग देख रहे हो कि 8:30 से 9 बजे पहुंच रही है, तो ये कितना समय लेगी? आधा घंटा। तो आधा घंटा, इसकी चाल हमें चेक करनी है। तो चाल बराबर आप सब लोग जानते हो दूरी अपॉन समय। क्लियर है ना? अभी दूरी हमने कितनी निकाली? 45। समय कितना है? 1/2। तीसरा हमेशा रेशो ऊपर पहुंच जाता है, तो 45 × 2 90। क्लियर है ना? तो ये 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चोर को पकड़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्लियर है? तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी। 12 लाख में तो कार खरीदी है, फिर 80% लागत का बीमा करवाया। फिर भाई बीमा भी करवाने पड़ते, आप जैसे कोई गाड़ी लाते हो तो पहले उसकी कीमत होती है, फिर बीमा भी होता है। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना करें। इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 12 लाख की कार खरीदी थी, उसमें 80% उसकी लागत का बीमा कवर था और वह उसे 15% की हानि पर उसने बेच दिया था, उसका सौदा हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि एक्सीडेंट हो गया पहले। अब एक्सीडेंट हो गया तो फिर बीमा ने उस जो बीमा हुआ था उसका 90% दिया। तो पहली और दूसरी उस जो कीमत है उसमें कितना अंतर है? तो देखो ध्यान से समझो इस बात को
कि एक व्यक्ति ने कार खरीदी, तो कार का कॉस्ट प्राइस कितना है? कार का कॉस्ट प्राइस है 12 लाख। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 12 लाख। क्लियर है यहां तक? अब उसने कहा है कि इसे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आप देखो, तो सेलिंग प्राइस 12 लाख का कितने परसेंट हानि पर बेच रहा हो आप लोग देख रहे हो? 15% पर। तो 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो है, आप इन्हें यहां लिख लो। 12×5 हासिल 6, 12×5 12 छक्के 72 और 12 अट्ठे 84। क्लियर है ना? 12 7 84, 12 अट्ठे में 8 96 गुणा करना, अट्ठे। क्लियर है ना? तो इसमें देखो ध्यान से, मैं बताऊं आपको, तो 12 अट्ठे 96, 12×60 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102। क्लियर है ना? तो ये 102। क्लियर है? ये इतना आ गया। अब ये कीमत कितनी आ गई? ये कीमत आ गई 10,20,000 में। उसका सौदा हो गया था कि मैं इतने में बेच दूंगा, लेकिन हुआ क्या? दुर्घटना के बाद उसे 90% का भुगतान बीमित राशि कर दिया। तो हमें पहले ये जो है, ये 80% बीमा कवर था और ये 90% भुगतान है। तो इसे आप देखो कि 12 लाख का बीमा कवर कितना होगा? 80%। क्लियर है ना? और वो उससे भुगतान एक्सीडेंट के बाद कितना होगा? 90%। तो आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 जीरो ये है, 12 का ये 8 नाम ये 72 हो जाएगा, 72 यहां लिख लिए। तो 12 का 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 हासिल 2, 12×7 12 छक्के 72, 12 7 84 और 2 86। आप लोग देख रहे हो कि ये कितना आ रहा है? 86। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,64,000। और पहले ये कितना था इसका आप लोग देख पा रहे हो? 10,20,000 में बेच रहा था। अब इसे मिला कितना? 8,64,000। तो इसका अंतर पूछा उसने। अंतर कितना हो जाएगा? 3 जीरो का 3 जीरो भाई, ये 1 2 3 ये। अब यहां जीरो 10 में से 4 गया तो 6। अब यहां 1 बचा, 11 में से 6 गया तो 5। क्लियर है ना? अब ये 1 रह गया। तो 1,56,000 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है ना बच्चों? लाइक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः कितनी दी हुई है? 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। देखो इसे ध्यान से समझो, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आप सब लोग जानते हो कि एक आयत हमने बना लिया, ये आयत है। क्लियर है ना? ये क्या है? ये आयत है जो अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा इसी में दोबारा फिर और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं। आयत की बात की जाए तो मैंने मान लिया कि ये आयत है। क्लियर है यहां तक सबका? अब उसने क्या कहा है कि एक विकर्ण की लंबाई और भुजा क्रमशः, ये तो भुजा की लंबाई 63 सेंटीमीटर मैंने ये मान ली, और विकर्ण आप सब लोग जानते हो डायगोनल ऐसे होता है। क्लियर है ना? इसकी लंबाई कितनी दी उसने? 65 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो लंबाई हो गई, ये विकर्ण की लंबाई होगी, तो ये बी विड्थ है, तो ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि आप पाइथागोरस यहां से ला सकते हो। तो मैं विड्थ या चौड़ाई बराबर ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा इधर से, माइनस 63 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करने से अच्छा है कि आप इसे ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसे आप ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हो। ए प्लस बी करेंगे एक बार तो 5 और 3 8 और 6 और 6 12 इंटू एक बार इसे माइनस करोगे तो 65 में से 3 63 गया तो 2। अब इसे आप लोग देखोगे तो इसे तोड़ सकते हो आप, इसे आप तोड़ोगे तो 2 से 6 और 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। क्लियर है ना? अब आप लोग देखोगे तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और 64 का 8 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि विड्थ कितनी आ गई? 8 दूनी 16 आ गई। क्लियर है? चौड़ाई इसकी कितनी आ गई? 16 आ गई। यहां तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है? उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आप सब लोग जानते हो कि वृत्त का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। लेकिन उसने क्या किया कि जो क्षेत्रफल है वृत्त का, यहां देखो वृत्त का परिमाप तो उसने पूछा है, लेकिन फिर वो क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर उसने क्या कहा कि आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप सब लोग जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका ये जो है ये इस आयत का 1/7 है, तो 1/7 यहां लिख दीजिए। अब लंबाई कितनी है पहले से दी हुई है 63 सेंटीमीटर, चौड़ाई मैंने अभी निकाली आपके सामने 16, क्लियर है यहां तक, इंटू 1/7, 7 से ये 9 बार। अब आप लोग देखोगे कि 9 और 16 ए स्क्वायर, तो ए बराबर ये इधर हो जाएगा 9 इंटू 16, क्लियर है। अब ये 3 और 4 12 है। अब ये क्या आ गया, ए वृत्त की भुजा कितनी आ गई 12। अब पूछा क्या उसने, वृत्त का परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप आप सब लोग जानते हो क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 4a, क्या होता है 4a। तो 4 इंटू ए कितना है 12, तो 12 चको 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गमूल निकालना है। आप सब लोग जानते हो कि वर्गमूल कितना इजी होता है, और ये मैं अभी भी आप देखते आ रहे हो, मैं बताता रहा हूं कि हमेशा हम 2 से 1 बार ले लेते हैं। तो यहां देखोगे इस 2 में से 1 बार आ जाएगा, इन 2 में से 1 बार और इन 2 में से 1, तो 64 का आप बाहर ले लोगे तो 8 आ गया, इन 2 जीरो में से 1 जीरो आ गया, इस 2 जीरो में से 1 जीरो आ गया, 0.008 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन सी है। बच्चों क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। इसका तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और 11 विषम संख्या मतलब विषम संख्याओं का जो औसत होता है, विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो n ही होता है। क्या होता है, n ही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो 11 का पूछा है तो इसका 11 ही आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बच्चों क्लास कैसी लग रही है आप मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s हो, तो p रेशियो q रेशियो r रेशियो s का मान ज्ञात करें। इसके लिए बच्चे कुछ नहीं करना होता आपको, आप इनका क्या ले लीजिए 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप सब लोग जानते हो कि 1, 3, 2 और 5, तो 5 2 जा 10, 30 to 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। अब 60 एलसीएम आ गया तो आप इसे डिवाइड करते रहिए भाई, इसे आप भले ही ऐसे करके निकाल सकते हो, जैसे 1/3, 1/4 और 1/5। 60 एलसीएम ले लिया तो 60 का इस सब में मल्टीपल करते जाइए, तो 2 से ये 30 हो जाएगा, 60 में इसमें करोगे तो 20, 60 में दोगे तो 15 और ये 12। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12, ये 12, 15, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये 30, 20, 15 और 12, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने फिर लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारें हैं, एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, दूसरी 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो 4 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कोई बिंदु है, मान लिया हमने ये कोई बिंदु है, यहां से 2 कारें चलना प्रारंभ करती हैं एक ही बिंदु से। अब वो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दूसरे से विपरीत, तो एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। अब उसने कहा है कि एक कार की स्पीड ये 60 किलोमीटर प्रति आवर है, 60 किलोमीटर प्रति आवर जो इधर गई है, और इधर गई है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर है, क्लियर है ना। ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स है, इसे इधर भी जा सकते हो, 70 इधर भी लिख सकते हो, 70 60 इधर भी लिख सकते हो। 4 घंटे बाद, तो 4 घंटों द्वारा कहने का मतलब है कि 4 घंटों में दूरी कितनी तय की है। तो ये आप सब लोग जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी 70, समय 4 घंटा ही दौड़ना है इसको भी, तो दूरी इसने कितनी तय की 280 किलोमीटर। ऐसे इसका निकालना है, तो ये 60 कितने घंटे चली 4, 2 से 40। अब दोनों एक 2 से 40 इधर चली, ये कितनी चली 280, दोनों को जोड़ लो,
तो टोटल कितनी दूरी तय की इनमें? 0, 12 और 5, 520 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ही कारों द्वारा तय की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, क्लास आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग देख रहे हो कि कितनी शानदार ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। और ऐसे ही आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और मैं आपके सामने ऐसे ही लाता रहूंगा। तो क्लास को जरूर आप लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 25 है, वह धन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है ये। मान लो देखो, इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ये 10% दिया है, तो यहां आप लोग देखोगे जब वार्षिक कितना दे रखा है, तो वार्षिक जो दर दे रखी है वो दे रखी है 10%। लेकिन उसने क्या कहा कि 1 साल का चक्र अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा, आप सब लोग जानते हो कि 5%। भाई आधी हो गई, साल की 10% तो अर्धवार्षिक 5% हो गई। और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 25 है। मैं और 1 साल का वार्षिक है, तो आप सब लोग जानते हो कि ये 10% ही रहेगा। इसका कितना रहेगा? 10% ही रहेगा। साधारण वर्ष वाला जो है, साधारण ब्याज वाली जो दर रहेगी, ब्याज वाली जो दर रहेगी वो 10% ही रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये अर्धवार्षिक है तो 2 हो जाएंगे ना 1 साल में। भाई 6 महीने में अर्धवार्षिक, 6 महीने में, तो 1 वर्ष में 2 बार लगेगी। तो 2 बार इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, अगर आप इससे निकालोगे तो मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष की जो डायरेक्ट निकल के आएगी ना, इसकी जो चक्रवर्ती ब्याज दर वो आएगी, वो 10.25 आएगी। कितनी आएगी? 10.25 आएगी। और ये साधारण ब्याज की कितनी है? 10% ही है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 0.25। और इनका अंतर ही तो दिया उसने, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का 25 रुपए। तो 0.25 बराबर 25। तो आप लोग देखोगे कि पॉइंट को हटाएंगे तो हम 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 25 से 25 एक, तो 1% बराबर ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 हो गया। क्लियर है ना? और वैल्यू हमने धन, कोई भी धन है तो 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए 100% बराबर 100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब तो क्लास बहुत शानदार है बच्चों। अब तो ऐसा है, ये क्वेश्चन इतना शानदार होता है कि मैंने आप दिल भी फेंक के मार सकते हो। जरूर आप इसे लाइक करें और कमेंट में मुझे आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 1,25,000 थी। 1 वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो आप देखो, उसमें क्या कहा गया है कि ए की कोई जनसंख्या थी, वो कितनी थी? पहले 1,25,000 रुपए थी। क्लियर है ना? 2022 में 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद कितनी हो गई? 1 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 1,50,000 रुपए हो गई। तो 1,25,000 से कितनी बढ़ गई? 25,000। कितनी बढ़ गई? 25,000। और किससे बढ़ी है? तो पहले तो इतनी थी, तो यहीं से तो बढ़ी है, तो हम इसको लिख देंगे 1,25,000 इंटू 100। अब आप देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से 25 पंजे 125, 5 से 100। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है। यदि वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस जो दिया गया है एमपी कितना है? 1,000। और आप सब लोग जानते हो कि हमेशा छूट मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। और जब हम छूट को निकाल लेते हैं अंकित मूल्य पर तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो इसमें क्या, कुछ नहीं है, 1,000 दिया हुआ है और छूट कितनी दे रहा है? वो 40% की। तो कितना बचा? 60/100। तो 100 से 2 कैंसिल, तो ये
600 रुपए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है, यदि लाभ 30% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसे बहुत ही शानदार तरीका से करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो हमें शब्द लिखने और ये क्वेश्चन होना। आपको बस एक बात चीज समझने की, मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 रुपए है। तो भाई जो 180 रुपए है यही तो लाभ है। भाई अंतर किसी भी चीज में आ रहा है तो ये लाभ होगा या हानि होगा। भाई अंतर का दो ही रीजन होता है, या तो हानि होगी या लाभ होगा। हानि तब होगी जब आपने कोई चीज मान लो 100 रुपए में खरीदी और 70 रुपए में बेच दी तो 30 रुपए की हानि हो गई। यदि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए की बेच दी तो 20 रुपए का लाभ हो गया। अंतर तो भाई हानि होगी या लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया गया कि 180 रुपए का अंतर है और उसने कह दिया कि लाभ होता है, तो फिर हमें हानि की सोचनी नहीं है। जब 30% का लाभ है, 30% का लाभ है किसके बराबर है? 180 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर 180 अपॉन 30, तो ये कितना आ गया? 6, 3 से ये 6 बार, तो 1% 6, तो अब 100% कितना हो जाएगा? 100% 6 इंटू 100, 600। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 600। बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई है, ये क्वेश्चन पसंद आया तो बहुत ही शानदार और दमदार तरीका से बता रहा हूं। आपको कम से कम लाइक नहीं दिल फेंक के मानना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि लो सर इतना शानदार तरीका और बहुत ही कम समय में आप लोग देख पा रहे हो इसको। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में, इस क्वेश्चन को तो एल्कोहल गलत कर ही नहीं पाओगे, एल्कोहल आप देख ही रहे हो। मिश्रण में 60% एल्कोहल है, यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत इतना हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एल्कोहल और जल, क्लियर है ना? मिश्रण कितना है? 80 लीटर का है। भाई मिश्रण कितना है? मिश्रण जो है वो 80 लीटर का है। क्लियर है ना? अब उसमें क्या कहा गया है कि इसमें 60% तो अल्कोहल है। क्लियर है? जब 60% अल्कोहल है तो इसका आप 60% निकालोगे तो 48 लीटर अल्कोहल आ जाएगा और 32 लीटर जल आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब उसने कहा कि x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि जल कितना है? 32। क्लियर है ना? 32 प्लस कितना पानी मिलाया जाना? भाई हमें जल ही लेना पड़ेगा x। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण था तो 80, भाई यहां तो पानी मिलेगा लेकिन कुल में ही तो मिलाया होगा। भाई 80 में हमने कुछ मिलाया होगा, यही तो है। जब 80 में मिलाया है तो पानी, लेकिन मिलाया पानी है तो इसलिए हमने पानी में मिला दिया। अब 80 प्लस x, क्लियर है ना? ये मिलाया जाता है तो कितना एल्कोहल है? 60% की मात्रा है। क्लियर है? तो इसे आप कर लो 60/100। क्लियर है? 2 से ये 3 बार और ये 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 160 हो गया, प्लस 5x बराबर 3 से ये 2 से 40 प्लस 3x। क्लियर है? अब वो 5x इधर है, इधर रहने दो इसे, 3x को इधर ले आओ, ये 2 से 40 है, इसे उधर ले जाओ -160। 5x में से 3x गए तो 2x बराबर ये 2 से 40 में से 160 गए तो 80। x बराबर 80/2, 2 से ये 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्लियर है ना बच्चों? मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग इसे बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बताएं जो आपकी समझ में 100% आनी चाहिए। आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी चल रही है तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ना? अब 2 3 4 बताने का समय तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है। इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा? आप सब लोग जानते हो कि ये जो संख्या दी गई है 6 दी गई है। अगर ये विषम क्रम में दी जाती है जैसे 5, 7, तो हम बीच वाली संख्या को बिल्कुल औसत मान लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, जब 6 संख्याएं तो बीच वाली दो, जैसे मैं सपोज करो मान लो एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये कितनी 6, तो इन दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है। यदि विषम क्रम में होती 2, 3, 4, 5 तो ये बीच वाली हो जाती, भाई 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ 6 दी गई है। तो यहां क्या करना है कि इन दोनों के बीच में मान लो, हमने इसे 35 मान लिया, तो इससे एक छोटी 34 हो जाएगी और एक बड़ी 36 हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो है ना संख्या, अब देखो ये 34 हो गई एक और एक इधर 36 हो गई, सम संख्या में निकालनी है तो ये 2 हो गया। अब 2 से इधर छोटी होंगी, 2 उधर बड़ी होंगी, एक 32 आ जाएगी, एक 30 आ जाएगी, एक यहां 38 आ जाएगी और एक 40 आ जाएगी। अब इनका औसत आप निकालोगे तो 35 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 1 7, 2 35, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना? फिर एक बार समझो, इससे समझाने का मैं तरीका बहुत आसान बता रहा हूं। यदि क्रमागत सम दी गई है, सम का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में, मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्डर अगर सम है तो वहां 2 संख्या, जो बीच की 2 संख्या होती है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर उस संख्या का औसत आ जाता है। यदि विषम क्रम में हो तो 5, जो बीच वाली संख्या वही आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 5 संख्या होती 6 की जगह, तो मान लेते कि 35 ही उसका औसत है। 5 भी होती तो 35 ही होता, 2 उधर बड़ी लिख देते, 2 छोटी लिख देते, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग था। क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया, ये एक इससे छोटी मान ली और एक इससे बड़ी मान ली, 2 संख्या हो गई। अब 2 इससे छोटी है और 2 इससे बड़ी है। क्लियर है? अब उसने पूछा क्या कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे छोटी तो ये हो गई और सबसे बड़ी ये हो गई, तो 30 + 40, इनका योग ही तो पूछा है, तो इनका योग आ गया 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्लियर है ना बच्चों? ध्यान रखना, ये बहुत ही शानदार और दमदार तरीके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 400 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज दी गई है, मूलधन आपसे पूछा है। कुछ नहीं, आप सब लोग जानते हो कि क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। क्लियर है ना? मूलधन पूछा, ब्याज दी है 400, मूलधन आप x मान लो, दर दी आपकी 8% इंटू समय उसने दिया है क्या कहा है, मासिक ब्याज, तो 1 माह। क्लियर है ना? उसने क्या है, मासिक ब्याज की बात कही है, तो मासिक ब्याज है तो इसको हम साल में बदलेंगे 12 × 100। क्लियर है यहां तक सबका? इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते, इसे डिवाइड कर देंगे, 8 × 5 40, इनका सबका मल्टीपल कर लो, तो इधर करोगे तो 5000, 12 × 60, तो ये x बराबर, देखो ये 5000 हो गया, 2 जीरो ये था, 1 जीरो ये हो गया, इंटू 12, 12 से इसमें करोगे तो 12 × 60, तो ये 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर बच्चों? क्लास आपको पसंद आ रही है, उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैंने 2-4 तरीके तो ऐसे बताएं कि आप लाइक की जगह दिल फेंक के मार सकते हो कि लो गुरु जी, तो ये क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजाएगी? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम की बात की जाए तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12, एलसीएम आप 2 से 3, 2, 3, 7, 4 और 12। क्लियर है ना? अब 2 से फिर 3, 1, 3, 7, 2, 6, अब 3 से दे दो, 1, 1, 1, 7, 2 और 2। क्लियर है ना?
क्लियर है ना, 2 से ये 12 में ये 6 हो जाएगा। क्लियर है ना, मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं, मैं भी खुशी में कि आप दिल फेंक के मार रहे हो, तो मैंने कहा बच्चे तो ज्यादा खुशी है, तो इसको देखो इसे ध्यान से, कुछ नहीं इसमें, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, अब 3 से दोगे आप लोग तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबका। अब ये इसका मल्टीपल कर लो, 7 दूनी 14, 14 थी 42, 42 दूनी 84, 84 इंटू 2, तो 2 छक 8, 2 अट्ठे 16, 168। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाए कभी भी घंटी वाले, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको एलसीएम निकालना है डायरेक्ट। अगर समय दिया होता कि 6 मान लो कि 9 बजे एक साथ बजी, फिर कितने समय बाद बजेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। समझो ध्यान से कि मान लो समय दे देता कि 9 बजे ये सभी घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजी, तो फिर कितने समय बाद बजेंगे, तो सेकंड है तो ये सेकंड निकल आता। इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, भाग दे देते, तो ये मिनट निकल आता है, इसमें हम जोड़ देते कि 9 बज के इतने बजे फिर ये बजेंगे। मतलब सपोज करो कि ये क्वेश्चन का आंसर 120 आ जाता है ना। अब वो कहता है कि 9 बजे एक साथ बजे, तो पुनः कितने बजे फिर एक साथ बजेंगे, तो इसमें आपको 60 से 60 दूनी 120, क्योंकि सेकंड अभी मिनट आ गए, तो हम कह देते कि 9 बज के 2 मिनट पर फिर एक साथ बजेंगे। क्लियर है ना, 9 बज के 2 मिनट पर फिर एक साथ बजेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ध्यान देना, वो एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर सी कार्य कर छूटकर चला जाता है। शेष कार्य को पूर्ण करने में ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, ए बी और सी 3 लोग हैं, वो कितने कितने दिन में कार्य कर सकते हैं क्रमशः। ए 50 दिन में कर रहा है, बी 75 दिन में, और सी 20 दिनों में। क्लियर है ना। इनका एलसीएम आप लोग लोगे तो 75 चौक 300 लग। क्लियर है ना, कितना इसका एलसीएम 300 आ गया। 50 से इसमें डिवाइड करोगे 6 बार, 75 दूनी 150 ये 4 बार, और 20 से आप लोग देखोगे तो ये 15 बार। क्लियर है यहां तक। फिर हमें कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन में दिया गया वो पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करेगा, वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते, तो इन तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 4 दिन। तो हम एक दिन का कार्य इनका कितना हो जाएगा, तीनों का एक दिन का कार्य हम तीनों को जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 और 15 25। इन्होंने किया कितने दिन कार्य, 4, तो 4 दिन 25 इंटू 4 कितना कार्य कर लिया, 100 कार्य हो गया। क्लियर है ना। अब क्या कहा कि 4 दिनों के बाद सी चला गया, सी कार्य को छोड़ देता है। जब 100 कार्य कर लिया तो यहां पहले 100 माइनस कर लो, अब कितना कार्य बचा है, 200। कितना बचा, 200। अब सी छोड़कर चला गया तो शेष कार्य को ए और बी पूरा कर रहे हैं। ए और बी कितनी एफिशिएंसी इनकी, 6 और 4 10, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दो, दोनों मिलकर शेष कार्य को 20 दिन में कर लेंगे। और पूछा क्या गया कि कितने दिनों में ही शेष कार्य किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाए। अगर ये पूछते कि टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो पहले 4 दिन हुआ है वो जोड़ते और 20 ये जोड़ते, लेकिन इसमें पूछा ही है कि शेष कार्य कितना बचा था, 200, और ए और बी ने कितने दिनों में मिलकर किया है, तो ये 20 दिनों। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 6/76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। देखो मैं समझाऊं, 6 से 76 है, तो 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 6 इंटू 675 भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को नहीं ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 6 स्क्वायर इंटू 6/74 भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप देखोगे तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 इंटू 3 इंटू 6/73 भी लिख सकता हूं। समझ पा रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें आप 5 से डिवाइड देखते हो, देखो 5 एकम 5 कितना शेष है, 1। क्लियर है ना, यहां भी एक शेष आया। इसको हम 36 कर सकते हैं, 5 से देंगे डिवाइड, तो 5 7 35, यहां भी एक शेष आया। इसको आप देखोगे तो इसका 2 से 16 हो जाएगा, 6 का क्यों 2 से 16 आप सब लोग जानते हो। इसे 5 से डिवाइड देंगे तो 5 चौक 20, 1 6, तो 5 3 15, यहां भी एक शेष।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस संख्या को कितनी भी खोलती जाओ, डायरेक्ट भी कर लो या कैसे भी कर लो, हर कंडीशन में शेष एक ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज आप देख के ही सीधा 6 में आप 5 से भाग दे देते, आपका राइट आंसर 1 आ जाता, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? आप समझ रहे हो, मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग समझ रहे हो बहुत अच्छी तरह से, तो आप मुझे लाइक जरूर करें मेरी क्लास को। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ऐसे समझ लो कि आप लोगों में से 2 स्टूडेंट हैं, एक तो एक काली टी शर्ट वाला और एक ये लाल टी शर्ट वाला। तो दोनों स्टूडेंटों ने मिलकर जब नौकरी नहीं लगेगी, जब तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बिजनेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दो ने किया, तो दोनों बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें से एक ए था और एक बी था। क्लियर है? इनका रेशियो उसने दे रखा था 5 और 6। क्लियर है ना? लेकिन फिर कह रहा है कि 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस से जुड़ गया। अब 2 लोग पहले तैयारी कर रहे थे, उनकी जॉब नहीं लगी तो उन्होंने बिजनेस कर ली। एक और था जो बेचारा और लगा रहा कि एक बार और देख लेता हूं, लेकिन जब उसकी भी नहीं लगी तो वो भी शामिल हो जाता है सी। अब वो सी उसने कहा कि जो सी शामिल हुआ 6 महीने बाद हुआ था, तो वो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? 6। तो इसका 2/3 निवेश करता है। कितना? तो 3 से ये 2, तो 2 से 4। कहने का मतलब है सी कितना निवेश कर रहा है? 4। अब उसने कहा कि यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? वर्ष, यहां वर्ष की बात की गई है, तो इन्होंने भी 12 माह लगाया होगा, इन्होंने भी 12 माह, लेकिन ये भाई साहब 6 माह बाद आए थे, तो इन्होंने कितना किया? 6 माह। क्लियर है ना? इससे आप कर सकते कैंसिल, 2 2। क्लियर है यहां तक? इसे और कर सकते 2 से 2, ये 2। तो इनका जो रेशियो प्रॉपर आ गया 5, 6 और 2 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसने आगे क्या किया कि सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा दिया गया है उसमें, सी का हिस्सा है 21,600 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है? सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? सी का 2 अपॉन इन तीनों को हम जोड़ते हैं, 6 5 11 और 2 13। तभी तो भाई किसी का हिस्सा निकालते हैं। भाई किसी का हिस्सा निकालते उसको ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल से डिवाइड करते हैं, और कुल जो होता है, यहां कुल हमें निकालना है तो हमने एक्स मान लिया। सी का हिस्सा निकला था 21,600 रुपए। यहां तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 2 1 2। क्लियर है यहां तक? तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 में नहीं जाएगा, सिर्फ 2 8 16। क्लियर है? अब 13 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो x बराबर 1080 इंटू 13। और इसका मल्टीपल करोगे तो ये 0 0। क्लियर है ना? 13 का 8 में करेंगे तो 13 26 33 78 63 क्या है? 13 8 104। क्लियर है ना? 104। ये 10 बचा। अब ये 13 का ये 10 में करेंगे तो 130 और 10 कितना है? तो ये अब हम करेंगे 13 से, तो 13 का 0 में करेंगे तो ये 10 है, तो यहां 0 आ गया। अब बचा क्या? एक 13 का 13 और एक 14। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, 1,40,400, जो ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है ना? राइट आंसर कितना है? 1,40,400। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लास कैसी लग रही है आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट का अधिक समय लेता है, तो ए अकेले उसी टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भर देगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ऑप्शन। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि आज के समय को देखते हुए इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वैसे भी एग्जाम में कम समय ही होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग ऑप्शन के साथ जाते हैं।
तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो पॉइंट वाले छोड़ देते हैं, 6 और 5 है। हम नीचे से शुरुआत करके देख लेते हैं। तो नीचे ऑप्शन डी 5 है। मतलब क्या है कि ए अकेले उसी टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भर देता है? 5 मिनट में भर देता है, ये हमने मान लिया। अभी हम करके देखेंगे। तो ए अकेला उस टैंक का 1/3 भाग कितने मिनट में भर देता है? 5 मिनट में भर देगा। ये हमने ऑप्शन से मान लिया। क्लियर है ना? ये पॉइंट वाले हमने छोड़ दिए थे, एक 6 था ऑप्शन में, एक 5, तो हमने नीचे से शुरुआत करके देख ली 5 मिनट। क्लियर है ना? यहां से तब देखो ये 1/3 भाग भरता है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा भाई? 5 का 1/3 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 15। मेरा कहने का मतलब यह है कि ए उस टैंक को फुल 15 मिनट में भर सकता था। क्लियर है? लेकिन 1/3 पूछा था, तो इसलिए 1/3 कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है? अब उसने कहा, क्या कहा? एक टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट का अधिक समय लेता है। ए है, तो ये ए कितने समय में भर रहा है? 15 मिनट में। बी से ये 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो हमने मान लिया बी कितने मिनट में भर देगा भाई? 12 मिनट में। भाई ए 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो क्लियर है ना? अब इनका आप एलसीएम लेकर और वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 से ये 4 और ये 5, तो ये 9 मिनट में दोनों भर देंगे, तो 60/9। तो 3 से ये 20 और ये 3 बार, तो 20/3। 3 से करोगे तो 3 6 18, 2/3 मिनट। और ये क्या कह रहा था? ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को इतने मिनट में भर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी ही होगा। यह अनुमान मान लो या तुक्का मान लो, ये सही होगा। इससे सही नहीं होता तो हम एक को भरते। क्लियर है ना? एक को रख के देखते। क्लियर है ना इस क्वेश्चन का? तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन क्या है? देखो ध्यान से। अर्धगोला आप सब लोग जानते हो कि व्यास जो होता है वो 2r होता है, या r का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होती है? r त्रिज्या। क्लियर है यहां तक सबका? अब अर्धगोले का जो आयतन पूछा गया है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2/3 πr3 अर्धगोले का। क्लियर है ना? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपको 2/3 पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हो, और नहीं जानते तो इस क्वेश्चन में दी ली गई 22/7 इंटू आर व्यास दिया हुआ था 21 बराबर 2r। तो r कितना आ गया? 21/2। तो अब क्यू है तो हम 3 बार लिख देंगे, 21/2 इंटू 21/2। कुछ नहीं है, इसे सॉल्यूशन करना है। 3 और 7 21 हो जाएगा, तो 21 से 21 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11। क्लियर है? अब 21 और 21 का स्क्वायर आप सब लोग जानते हो 441 होता है, इंटू 11/2। 11 × 11, 11 × 44 और 1 45, कैरी 4, 11 × 44 और 4 48/2। 2 से इसमें डिवाइड दे दो, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 पंजे 10 और 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप समझने का पूरा प्रयास किया आप लोगों ने, तो आप जरूर समझे होंगे। और मैंने वैसे आज तक सबको समझाने का प्रयास किया, तो समझते ही बच्चे। और आप लोगों की तैयारी अगर इस एग्जाम के हिसाब से चल रही है तो ये फिर आपके लिए आम बात है, आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि नहीं समझे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।